Hi everyone, welcome to Super Kalam. Today we are starting with a very important session which is all the important key terms and key important facts from science and technology from the perspective of UPSC prelims examination. We are going to cover them holistically today. ये क्लास इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी सोचता कैसे है. How is UPSC thinking these days, specifically in the last 3 years? How UPSC is picking up key terms from the newspapers? What resources you need to refer to when it comes to preparing science and tech? ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, आराम से 14 से 28 मार्क्स यहाँ से आप निकाल सकते हो हर साल. आते ही हैं. 14 से 28 मार्क्स कि आपको यहाँ पर अगर आपने ये क्लास देख ली अच्छे से और आपने बहुत ही अवेयरनेस के साथ इस क्लास को समझा बाय अप्लाइंग ऑल योर कॉमन सेंस एंड जर्नल अवेयरनेस, ट्रस्ट में आप आराम से 20 मार्क्स बहुत ब्यूटीफुली स्कोर कर सकते हो. 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे आउट ऑफ 28. एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, जैसे मैं आपको सिखाने वाली हूँ वैसे प्रैक्टिस भी करोगे, पढ़ने के बाद रिवाइज भी करोगे, तो समझ लो 28 जो हैं वो पॉसिबिलिटी हाई है कि आप उसको सिक्योर कर सको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. कैसे? लेट अस गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने पास ना सिलेबस रेडी रखा करो. whenever you are preparing any topic or any subject, make sure your syllabus is right in front of you, whether it is in hard copy format or soft copy format. साइंस एंड टेक के अंदर तीन चीजें काम करती हैं जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी नोटिस किया है. पहला है अवेयरनेस, सेकंड इज दी होल्ड ऑन स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग. दैट मीन्स योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग. You should not just blindly go on repeating and cramming and rectifying things. You have to make sure आपके concept strong है. And curiosity, whenever you are coming across any important term in the newspaper or in the NCRT or any other magazine, be curious. Ask about that term, to different resources and websites. And now you have Super Kalam with you. अब तो आपके पास Super Kalam भी है, तो be curious with Super Kalam. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इवन गेट योर सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक विद सुपर कलाम. जैसे आप देखोगे प्री एंड मेंस का सिलेबस ब्रेकडाउन पूरी अच्छी तरीके से सुपर कलाम ने किया है एज पर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी. सो फर्स्ट हैव योर सिलेबस डाउनलोडेड ओवर हियर, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो. then be curious. For example, you have come across a term called time dilation in newspaper or in magazine because black holes have been detected and observed now. So you can be curious, ask super kalam कि explain what is time dilation with examples. आस्क क्वेश्चंस. जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे और उतना आपके नॉलेज बेस बढ़ेगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड टाइम डायलेशन. आपको एग्जाम्पल, साइंटिफिक एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है, फॉर्मूला, साइंटिफिक फॉर्मूलाज के साथ भी समझाया गया है. एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन is also explained over here. What are the current experiments going on, that also has been explained over here. So this is what I mean by asking you all to be curious. साइंस एंड टेक का कोई एक सिंगल सोर्स तो होता नहीं है. सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, उनको हम कंसोलिडेट कर देते हैं. पिक वन न्यूज़पेपर, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉर साइंस एंड टेक. PYQs आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. आई शो यू व्हाई आई एम सेइंग दिस. मैंने पूरे प्रॉपर आपके साथ आपके लिए रिसर्च करके रखा है टू शो यू द प्रूफ कि PYQs आर इंपॉर्टेंट. साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ सकते हो बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैगजीन्स फॉर साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स. अगर मान लो न्यूज़पेपर का बैकलॉग भी हो गया है, यू कैन इजीली कवर थ्रू दिस वन मैगजीन. एंड एनसीईआरटीज तो आर मस्ट. 11th-12th की जनरल साइंस की एनसीईआरटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड कि CDS का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी हद तक मैच कर रहा है हमारे CSE प्रीलिम्स के क्वेश्चन से. इवन द पैटर्न इज मैचिंग दीज डेज. इफ यू रिमेंबर इन 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आया था हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में, अगर आप लोगों को याद होगा. और यहाँ पर आप देखो 2024 में CDS में जायंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आ गया. अब ये जो जायंट मेट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप है ये न्यूज में था. सो आई एम को रिलेटिंग कि व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड. आप देखोगे 99% क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक आर टेकन फ्रॉम द न्यूज ओनली. स्पेसिफिकली मैंने देखा है हिंदू न्यूज़पेपर काफी ज्यादा यूज किया जाता है. द हिंदू न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट वाज इन न्यूज?
because in 2023 in the month of June, an international team of astronomers announced scientific evidence confirming the presence of gravitational waves. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ विच इज ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड. और ग्रेविटेशनल वेव्स को कैसे डिटेक्ट किया गया, हाउ दे वर डिटेक्टेड, यूजिंग द पल्सर ऑब्जर्वेशंस बाय जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप. Total 6 large telescopes were used to study it. Out of them, one was Giant Microwave Radio Telescope. अब ये टेलीस्कोप करता क्या है? Basically, when we talk about this telescope, it is a low frequency radio telescope है. Radio signals के through it studies objects. Okay. Now another important point कि where is it located? It is located in Pune. Okay. And it is operated by, write it down, it is operated by the National Center of Radio Astrophysics, NCRA, National Center of Radio Astrophysics. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्टैब्लिश्ड है, जिसका पार्ट है एनसीआरए. ये पॉइंट याद रखना है. और ये जो जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है, it is a project of which department? It is a project of Department of Atomic Energy, DAE. इस चीज को भी लिख सकते हो. Currently what is it? Currently it is the world's largest radio telescope. तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. You have to be prepared for all kind of questions, and this is operating at meter wavelength. That is why its name is meter wave. मीटर वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम मीटर वेव हो गया. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट. अलग अलग तरीके के रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. अब मैंने आपको बताया कि कैसे डिटेक्ट किए गए ग्रेविटेशनल वेव्स. दे वर डिटेक्टेड बाय पल्सर वेव्स. ओके, सो पल्सर क्या होता है? कॉस्मिक लाइट हाउस होता है. रेडियो बीम्स को क्या करता है? ये एमिट करता है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब एक और इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, ग्रेविटेशनल वेव्स. एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट हमेशा इंटरलिंक्ड होता है. सो हियर यू विल सी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं. दीज आर कॉमनली नोन एज द रिपल्स इन स्पेस टाइम. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब सीरीज आई थी, डॉक्टर हु, बीबीसी की वेब सीरीज थी, उसको जरूर देखना. अमेजॉन प्राइम पर भी हो सकती है, डिज्नी हॉटस्टार पे भी हो सकती है. अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना. ठीक है, you will understand about time dilation, black holes, space time क्या होता है, how can you travel back and forth in time. There are many other concepts which have been beautifully, scientific concepts beautifully explained in that web series. So after your exam try to go through that web series. आपका knowledge base काफी improve होगा. I'm not saying directly it is going to help you in UPSC, नहीं, but your awareness about science and technology will increase. So it is basically ripples in space time which is caused by energetic processes happening in the universe. Now आपको पता है who predicted the existence of gravitational waves? Albert Einstein. Albert Einstein was the one who predicted the existence of this gravitational waves when in 1916 इनकी एक थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आपको याद होगी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां पर इन्होंने इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात की थी. ठीक है, तो बेसिकली ही showed that massive accelerating objects, they would disrupt the space time in such a way that the waves of space time would propagate in all directions. ये सोर्स है, मान लो दिस इज द अर्थ. वेव्स जो हैं स्पेस टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में इफ दे आर डिस्टर्ब प्रोपगेट करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेस टाइम से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर याद रखना होता है. फीचर्स क्या होते हैं? दीज आर वीक. ओके, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ है. इजीली डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. And when you detect them, how it is going to help you? It is going to help us to observe the universe in a very new way, to explore more about the universe. So that is why it is important. तो देखा आपने, एक पर्टिकुलर टेलीस्कोप की डिस्कवरी की वजह से क्या क्या लिंक्स निकल कर आए सामने. ओके, नाउ देखो एक और क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया, फोटो 51. अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव बीन इन न्यूज. ये जो टर्म्स हैं ये न्यूज में रहे हैं और काफी बार रिपीट हुए हैं जून के महीने में इन 2023.
फोटो 51 क्या है? इट इज अ फोटोग्राफ विच हैज बीन टेकन बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन। 1952 में ये फोटोग्राफ दी गई थी, दैट हेल्प्ड कंफर्म द डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए का ये जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, ये डबलनेस जो दिखती है, इसकी फोटो पहली बार ली गई थी, इसी को फोटो 51 बोलते हैं। किसने ली थी ये फोटो? दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता यूपीएससी में किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सो राइट इट डाउन। इट इज ए फोटोग्राफ taken by Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, in which year? In 1952. It confirms the double helix structure of the DNA. ये बहुत ही important discovery थी, because the first correct model of DNA was taken after this discovery only, after this photograph only. ओके तो देखा आपने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूज में और जो यूपीएससी के सीडीएस के पेपर में भी पूछे गए हैं, काफी डायरेक्ट है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई एम शोइंग यू आर द क्वेश्चंस डायरेक्टली व्हिच आर टेकन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेब 3.0। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन वाज इन न्यूज। ये जो टॉपिक है ये न्यूज में रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर जब आप वेब 3.0 लोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब आपने पढ़ा तो होगा, www तो हम सब यूज़ करते हैं, राइट? इट इज़ नोन एज द वेब। अब क्या होता है ये वेब? www इज द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, राइट? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स ही तो होते हैं ये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑल्सो, और दे आर स्टोर्ड वेयर? दे आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स। कहाँ पर स्टोर होते हैं? वेब सर्वर्स में स्टोर होते हैं। एंड दे आर लोकली कनेक्टेड, लोकल कंप्यूटर्स हैं उनके द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू द इंटरनेट, वाया द इंटरनेट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? दीज आर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस विच आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स लोकली कनेक्टेड बाय कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। अब ये वेब 3 क्या है फिर? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। It is a decentralized internet. Web 3 is a decentralized internet. Okay? अब ये नॉर्मल इंटरनेट नहीं है। Why? Because decentralized internet का मतलब हो गया that it is going to be run on blockchain technology. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेंस में भी काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हिट किया गया है, राइट? दैट मीन्स डायरेक्टली पता चल रहा है हमें कि वेब 1.0 या वेब 2.0 से काफ़ी डिफरेंट है हमारा वेब 3.0। इट इज़ वे टू डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को यूज कर रहा है। सो यूजर्स, वेब 3 के जो यूजर्स हैं उनको क्या होता है? दे विल हैव ओनरशिप स्टेक्स इन प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस, राइट? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए हम यहाँ देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा एक्चुअली करेक्ट है, बिकॉज इट इज इनेबलिंग पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा विच इज राइट नाउ इज हैपनिंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर। जब हम स्टेटमेंट नंबर 2 को देखेंगे, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। यस, अगेन करेक्ट। क्यों नहीं होंगे सोशल नेटवर्क्स? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे प्रॉपर आपके ग्रुप्स बनते हैं, ओनरशिप के स्टेक्स हैं, राइट? इट विल बी परमिशनलेस, इट विल बी डेमोक्रेटिक। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ट्विटर को देखोगे, ट्विटर विल नॉट बी एबल टू सेंसर पोस्ट एंड फेसबुक विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स दैट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, राइट? अगर हम वेब 3.0 यूनिवर्स में देखेंगे, लोगों का अपना कंट्रोल है अपने डेटा के ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट ना देन प्रीवियस वर्जन्स। When they have control over their data, they have their social networks. Then third statement को देख लो, Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. तो यहाँ Facebook और Twitter का तो involvement ही खत्म हो गया ना। Now people have the control, democratization हो गया। So again third statement is also correct. तो आपका यहाँ पर 1, 2, 3 will be the correct option. समझ गए बात? इस तरीके से सोचना है हमको। Whenever we are solving question, Web 3.0 टेक्नोलॉजी अगर पता चल गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे फंक्शन कर रहा है, then we can easily understand the other statements. अब देखो एक बहुत ही स्टार्किंग की टर्म आप देखोगे जो कि न्यूज़पेपर में भी रहा है एंड सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया रिपीटेड मोड में, क्यूबिट। क्यूबिट बेसिकली क्या है? अब देखो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पीवाईक्यूज को पढ़ना जरूरी है। की टर्म्स यहीं से निकल कर आते हैं। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव स्टडीड अबाउट क्यूबिट अ लॉट।
क्यूबिट क्या होता है? नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज को देखो तो बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है ना, 0 and 1 के बेसिस पे। क्यूबिट क्या है? क्वांटम बिट। दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। दिस इज हटकर, जो आपका नॉर्मली क्वांटम बिट्स जो होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट of information which is used in not normal computing but in quantum computing। quantum physics तो काफी ज्यादा फेमस है। आपको पता है बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी? कभी एग्जाम से फ्री हो जाओगे ना तो आराम से बिग बैंग थ्योरी देखना, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काफी बातें की गई हैं उसमें। सो दिस क्वांटम कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटिंग में बिट यूज होता है, बाइनरी डिजिट। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट यूज होता है। नाउ हाउ मेनी बिट्स इज वन क्यूबिट? कितने बिट्स मिलाकर एक क्यूबिट बनता है, ये बताओ। टू डिस्क्राइब अ क्यूबिट यू नीड इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स, बिकॉज क्यूबिट इज कॉन्टिन्यूअस, ये खत्म नहीं होता, इसका एंड नहीं। जैसे बिट में 0 और 1, यही है ना। क्यूबिट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यूबिट यूज किया जाएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस हमारे क्यूबिट और बाइनरी डिजिट में। अब जैसे 0 and 1 बिट है तो क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट कैन बी 1, a 0 or a superposition of both 1 on 0, 0 on 1। This is the ability basically to function the or to make the quantum computers functionalize। quantum state में रहता है क्यूबिट, हमेशा ये याद रखना। तो इसमें करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्यूबिट रेफर्स टू अ टू वैल्यूड क्वांटिटी यूज्ड इन quantum computer। सेम क्वेश्चन यहाँ, which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? quantum computing, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ढंग से टॉपिक समझ लिया तो देखो दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बहुत ही इजीली। Now, next important key term, COVID-19 pandemic has been again in news because of Covishield side effects। कोवैक्सीन साइड इफेक्ट्स के वजह से फिर से न्यूज में आ गया है। How many heart attacks and BP issues have been raised after getting this vaccine? और इसी का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। बिकॉज नाउ दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। अभी तक वी वर सॉल्विंग क्वेश्चंस विच वर इन करंट अफेयर्स। हमने वो की टर्म्स पढ़े जो करंट अफेयर्स में थे रिपीटेडली, जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं। मैंने आपको प्रूफ्स भी दिखाए हैं। की टर्म्स तो पढ़ ही रहे हैं बट वी आर ऑल्सो स्टडिंग द प्रूफ्स अलॉन्ग विद द की टर्म्स। How on these key terms questions can be solved? Now let us solve some questions based on common sense। Let us understand some key terms जो common awareness के साथ solve किए जा सके। COVID-19 pandemic, read the statements very carefully। अब यहाँ पर आप देखोगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन को मेंशन कर दिया, स्पटनिक वी वैक्सीन कोवैक्सीन को मेंशन कर दिया। ये कोवैक्सीन कोविशील्ड पढ़ना, स्पटनिक पढ़ना जरूरी ही है। ये तो कॉमन सेंस ही है, हमने न्यूज़पेपर में देखा है, हमने वैक्सीन लगवाई है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द स्टेटमेंट नंबर 1 is saying that Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform। mRNA platform। कोविशील्ड वैक्सीन की अगर हम बात करें, हमने अगर लगवाई भी है हमको तब भी पता होगा that it is based on the platform, it is based on the platform which uses recombinant replication deficient chimpanzee adenovirus vector which encodes the SARS-CoV-2 spike glycoprotein। अभी रुको, ठहरो, घबराओ मत, मैं आपको समझाने वाली हूँ क्या होगा। आपने देखा होगा स्पाइक्स होते हैं आपके कोविड वायरस के ऊपर, तो आप देखोगे उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसी को रेप्लिकेट किया गया जब चिंपैंजी के अंदर इस वायरस को डाला गया और उनके उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बिल्डअप हुआ उसको रेप्लिकेट करके कोविशील्ड में इनकॉर्पोरेट किया गया। ओके, अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड बट नॉट यूजिंग द mRNA प्लेटफॉर्म। नो, it has been prepared by using the viral vector platform। viral
वेक्टर प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। ओके, इस वैक्सीन के अंदर चिंपैंजी का एडिनो वायरस वेक्टर यूज किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया और ह्यूमंस बॉडी में डाला गया। कोल्ड वायरस जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड वायरस, बिकॉज इट इज इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द रिसीवर। आपको वैक्सीन लगी, जरूरी नहीं है ये आपको इन्फेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज कोल्ड वायरस। पॉइंट क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया तो ए हट गया, सी हट गया, डी हट गया। तो 2022 तक तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से लोगों ने यूज किया है, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है, राइट। अब देखो, ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से सॉल्व किया कि भैया हमने पढ़ा है चिंपैंजी बेस्ड वायरस वेक्टर यूज किया गया है, कोल्ड वायरस यूज किया गया है, तो mRNA प्लेटफॉर्म तो यूज होगा ही नहीं, राइट। अब ये सेम टेक्निक इबोला वैक्सीन में भी यूज की गई थी, तो वहां से भी हमको पता है। स्पटनिक वी के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन विच इज बेस्ड ऑन अ वेल स्टडीड ह्यूमन एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर जो एडिनोवायरस यूज किया गया ना वो काफी वीक फॉर्म में था, ठीक है। तो जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी, उसको क्योर करने के लिए भी एडिनोवायरस का यूज किया जाता है, उनको वीक किया जाता है, so they cannot replicate in humans, they cannot create disease in the human body, okay। देन कोवैक्सीन की बात करते हैं, अगेन इनएक्टिवेटेड पैथोजेन है, यस, ताकि ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट ना करे। तो अगेन 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। अब देखो, इसके अलावा ये तो बिल्कुल डायरेक्टली हमें न्यूज से मिला है और डायरेक्टली हमारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज कोविड तो 2020 से हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये तो हमें समझ आ गया है। बट एक बिल्कुल डायरेक्ट आपके ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड कॉमन सेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया यूपीएससी 2022 में ऑन सोलर स्टॉर्म। अब देखो, यहां डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़कर ही आप आंसर निकाल सकते हो। इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म reaches the earth, which of the following are the possible effects on earth? सोलर स्टॉर्म्स, जो सोलर फ्लेयर्स सन से निकलते हैं, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली अर्थ को पहुंचते हैं तो क्या होगा? जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, यस, सैटेलाइट्स तो बीच में ही है ना, है ना, हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास ही तो सैटेलाइट्स हैं, सोलर स्टॉर्म्स आएंगी तो दे विल बी इम्पैक्टेड, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स, अगर आपने ज्योग्राफी बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, इट इज नॉट जस्ट द मेजर इंपैक्ट ऑफ अ सोलर स्टॉर्म, इसके काफी सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, काफी सारे रीजंस होते हैं, इट इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ सोलर स्टॉर्म। तो हमको कॉमन सेंस से पता चल गया सेकंड स्टेटमेंट कैन बी रॉन्ग। अगर सेकंड स्टेटमेंट से भी आइडिया नहीं लग रहा तो फिफ्थ स्टेटमेंट देखो, फॉरेस्ट फायर्स तो न्यूज में रहता ही है ना, जंगलों में आग लग रही है, अमेजॉन फॉरेस्ट इज ऑल्सो ऑन फायर, उत्तराखंड में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर्स आए हैं। फॉरेस्ट फायर्स could take place over much of the planet. It is not a major effect of solar storm only. ये तो काफी सारे रीजन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, मैन मेड इंटरप्शन की वजह से भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, तो फायर्स होते हैं, तो फिफ्थ स्टेटमेंट अगेन विल बी इनकरेक्ट। तो अगर आप सेकंड एंड फिफ्थ हटा लो तो ए हट गया, बी हट गया, डी हट गया, डायरेक्टली वी आर ऑन आर राइट आंसर ओवर हियर। तो दिस इज हाउ कॉमन सेंस बेस्ड वी कैन एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली नहीं लग रहा है, आप अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन रीडिंग, ज्योग्राफी की भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर की टर्म हमने क्या पढ़ा? सोलर स्टॉर्म्स को हमने पढ़ा। अगर मैं सोलर स्टॉर्म्स के बारे में और आपको समझाऊं कि व्हाट एग्जैक्टली आर सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स, तो दीज आर डिस्टर्बेंसेस ऑन द सन्स सरफेस that releases large amount of energy and charged particles into the space, that is known as solar flares। एकदम सडन फ्लैश निकलता है ना, सन की फ्राइज, सन की जो ब्राइटनेस है एकदम बढ़ जाती है, सन पे ना सन स्पॉट्स होते हैं, वहां से आप देखोगे लार्ज एमिशन ऑफ एनर्जी, तो वो सोलर फ्लेयर्स कहलाते हैं। अगेन डॉक्टर हु की वेब सीरीज में मैंने सोलर फ्लेयर्स के बारे में पढ़ा था और ये क्वेश्चन बहुत करेक्टली मार्क कर पाई थी। ओके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी सिर्फ वही सीरीज देखो, मैं बस आइडिया बता रही हूँ कि कितना अवेयर होने की ज़रूरत है जब आप बाहर एनवायरनमेंट में भी होते हो या कोई वेब सीरीज भी देख रहे हो, इंफॉर्मेटिव वेब सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, तो कितने अवेयरनेस के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। दैट इज हाउ यू कैन एस द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। अगर हम मेंस की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मेंस में काफ़ी इजी आते हैं, एंड दिस इज कंपैरेटिवली विद ऑल द अदर जीएस सब्जेक्ट्स। ये आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो। आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल ऑफ 2023, 20 नंबर के आसपास साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आएंगे। इट विल रेंज फ्रॉम 20 to 50 मार्क्स। यहाँ पर मैं आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, 10 ईच। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो बट ऑब्वियस है, आप सब पढ़ रहे होगे इसके बारे में, बिकॉज डीप फेक्स न्यूज में रहे हैं, राइट।
देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे कैन हेल्प इन मीटिंग द फ्यूल शॉर्टेज। तो आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अवेयरनेस, करंट नॉलेज, न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आपको इसके लिए कोई स्टैटिक सोर्स में डीप डाउन जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड की टर्म्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने ज़रूरी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन से की टर्म्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू दी स्पेस टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि अभी न्यूज़ में हमने देखा चंद्रयान 3 वॉज इन न्यूज़, राइट। सो अगेन सोलर लैंड, आपकी लूनर लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई है ऑन दी पोलर एरियाज ऑफ साउथ पोलर रीजन ऑफ मून। इसी से रिलेटेड डिफरेंट अदर नेशंस आल्सो प्लान्ड देयर मिशंस, लूनर मिशंस, लाइक साउथ कोरिया ने धनुरी मिशन लॉन्च किया, जापान इज प्लानिंग हाकुटू आर मिशन, यूएसए इज प्लानिंग आर्टेमिस 2, इजराइल इज प्लानिंग बेरशीट 2, रशिया प्लान कर रहा है ल्यूना 25। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया जो आपको प्रिपेयर करना है। चंद्रयान 3, यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 कौन से लॉन्च व्हीकल पे लॉन्च हुआ, GSLV Mark 3। कौन से पेलोड्स को कैरी कर रहा है, देयर आर 3 पेलोड्स, लैंडर मॉड्यूल विच विल हेल्प इट लैंड ऑन दी मून, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर जो कि एक्सपेरिमेंट्स कैरी करेगा, इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। एक्स सीटू होता है जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, इन सीटू मतलब रोवर जो है वो मून के इंटरनल एनवायरनमेंट को ही पढ़ रहा है, वहां पर वाटर की प्रोबेबिलिटी को भी स्टडी किया जा रहा है, राइट। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लूनर सॉइल का कॉन्सेप्ट। Pragyan rover has been unable to leave clear imprints of Indian emblem and ISRO logo on the lunar soil. Lunar soil क्या है? It is not basically very dusty, but जो मिट्टी पाई जाती है मून पर काफी लंपी मिट्टी सॉइल पाई जाती है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई हमारा जो रोवर है वो छाप नहीं छोड़ पाया हमारे एम्बलम का, हमारे इसरो का। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मटीरियल, इट हैज बीन स्टडीड, नो ऑर्गेनिक मटीरियल कुड बी फाउंड ऑन लूनर सॉइल। ओके, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भी इसके साथ पढ़ना जरूरी हो जाता है। देन आदित्य L1, अगर आप देखो आदित्य L1 भी न्यूज में था, तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। आदित्य L1 किससे रिलेटेड है, आदित्य इज रिलेटेड टू सन। तो यहां पर आप देखोगे टू स्टडी द सरफेस ऑफ सन, टू स्टडी द क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना ऑफ सन। और आदित्य L1 को लैंग्रेज पॉइंट 1 में प्लेस किया गया। अब ये लैंग्रेज पॉइंट क्या होते हैं, टग ऑफ वॉर का गेम खेला है आपने कभी, उसमें क्या होता है, देयर इज अ हैंकी इन बिटवीन, some people are pulling the hanky towards their side, some people are pulling the hanky towards their side, है ना। and it this hanky remains at one place because दोनों तरफ से पुल आ रहा है। so similarly sun and earth के बीच में, this is the sun, this is the earth, इसके बीच में आपका सैटेलाइट आदित्य L1 को भेजा गया। now there is a equal gravitational pull between the both the objects and that is why this, यहाँ पर फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही अपना सैटेलाइट यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा। तो उसको प्रपल करने के लिए, उसको चलाए रखने के लिए फ्यूल बंद कर सकते हो, फ्यूल कंजर्व हो जाता है इफ यू आर बेसिकली पुटिंग एनी सैटेलाइट इन दी लैंग्रेज पॉइंट्स। यहाँ पर आपका फ्यूल सेव हो जाता है, आपको ऑन रखने की जरूरत ही नहीं है, वो ग्रेविटेशनल पुल से ही वहां पर रहेगा स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट की टर्म अगर आप देखो तो सन के लेयर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना की तरफ आप देखो, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एंड इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर ही आप कोरोना को देख सकते हो। वहीं अगर आप क्रोमोस्फेयर को देखो, व्हाट इज क्रोमोस्फेयर, बिकॉज आदित्य L1 इज गोइंग टू स्टडी कोरोना एंड दी क्रोमोस्फेयर ओनली। सो इट इज द लेयर इन द सन बिटवीन समवेयर अबाउट 400 से 2100 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, कोरोना और फोटोस्फेयर के बीच का लेयर है ये, दिस इज फोटोस्फेयर। कोरोना हो गया आउटर, इसके बीच का लेयर हो जाएगा क्रोमोस्फेयर। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे ही फोटोस्फेयर को पढ़ना जरूरी है, इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन, इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब देखो हमने सोलर फ्लेयर भी पढ़ा था, ये फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है बिकॉज नाउ आदित्य L1 इज इन न्यूज अगेन। सो सोलर फ्लेयर्स देखो आप कैसे इमर्ज हो रहे हैं सन स्पॉट से बाहर, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे एंड यहीं पर ही देखो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है वेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट द लूनर मिशंस एंड सोलर मिशंस। So this is how key terms have to be studied. What are the missions which are in news? What are the terms which are in news जो हमने अभी अभी पढ़े? What are the diseases which are in news? उससे related कौन कौन सी vaccines आई हैं? This is how your science and tech has to be prepared, जिसका मैंने आपको proof with example भी दिया है। तो इसी से related
5 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क क्वेश्चंस, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ। आपको सिंपली सुपर कलाम पर जा, आप उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे, यू विल बी टेकन टू सुपर कलाम, एंड यू कैन प्रैक्टिस दोज 5 क्वेश्चंस ओवर हियर। जब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी, आपका साइंस एंड टेक के की टर्म्स के ऊपर पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी। सो ऑल द इंपॉर्टेंट की टर्म्स फ्रॉम साइंस एंड टेक, I have prepared questions on it. The link is given in the description box. Even later on comment section में भी आपको link दिखेगा. You can just practice those questions and entire science and tech will be on your fingertips. तो आपके प्रीलिम से पहले ये एक्टिविटी जरूर करनी है, बिल्कुल मिस आउट नहीं करना इस एक्टिविटी को। एंड द क्लास नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको आपका नॉलेज बेस बढ़ा हो, बिकॉज दैट इज द मोटिव ऑफ द क्लास। Keep revising and keep learning, everyone.